Hello children, welcome to your English class. Children, I'm sure you are watching the videos and doing the reading practice of the chapter and also going through the explanation which I'm giving you in each video. Children, I'm doing chapter 9 with you. I'm giving you the explanation of the chapter. This is the revision part and I'm revising the chapters for you. The chapter number 9 is about our country, India. I have started this video this chapter few days back and explained you almost 3 paragraphs of this chapter. Children, today's video I'll be continuing with the explanation part and I will be explaining you the 4th paragraph of the chapter, and if possible I'll complete the 5th paragraph also. Children, let's revise what we studied in this chapter. क्या हमने इस चैप्टर में जाना, कुछ बेसिक पॉइंट्स हम जानेंगे कि इस चैप्टर में वैसे भी जो इंडिया के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशंस हैं, आपके लेवल पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, जैसे कि इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. पहला इंफॉर्मेशन में क्या मिला कि इंडिया is the 7th largest country in the world. मतलब कि साइज के हिसाब से बात हो रही है, एरिया के हिसाब से बात हो रही है कि इंडिया का नंबर क्या है, 7th है. दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो. एरिया के हिसाब से कैसे मेजर, कैसे पोजीशन है, दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. सेकेंड इंफॉर्मेशन मैंने दी कि आवर कंट्री इज surrounded by water from 3 sides, which means the southern part of our country is a peninsula. मैंने आपको पेनिनसुला का मतलब बताया था, EVS की क्लास में भी बताया था और इंग्लिश क्लास में भी बताया था. A land that is surrounded by water from 3 sides is called peninsula. So our country is surrounded by water bodies from 3 sides and it is a peninsula. नाम जान लेते हैं कि in west Arabian Sea, south Indian Ocean, and east Bay of Bengal. ये 3 जो है वाटर बॉडीज हैं जिसने हमारे कंट्री को 3 साइड से घेरा हुआ है. देन जो नेक्स्ट था कि इन नॉर्थ there are Himalayan mountain range. नॉर्थ में हिमालयन माउंटेन रेंज है एंड ये माउंटेन रेंज क्या है, इट फंक्शंस लाइक अ प्रोटेक्टिव वॉल, अ स्ट्रॉन्ग वॉल फॉर आवर कंट्री. इट प्रोटेक्ट्स आवर कंट्री फ्रॉम हार्श क्लाइमेट, हार्श जो चिल्ड क्लाइमेट है उससे हमारे देश को प्रोटेक्ट करती है, एज वेल एज इट प्रोटेक्ट आवर कंट्री फ्रॉम एनिमीज, दुश्मनों से भी रक्षा करती है, प्रोटेक्शन देती है और हार्श वेदर से भी हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करती है. ठीक है. देन ये 4 पॉइंट्स हो गए. गो थ्रू दीज पॉइंट्स, देन आई विल गिव यू रिवाइज द 5th पॉइंट फॉर यू जो हमने अपने पिछले वीडियोस में पढ़ा है. इसे आप एक बार देख लीजिए. नाउ विल डू द I'll give you the 5th point that we have discussed.
Fifth point is India got its name भारत. इंडिया तो बाद में है ना. इंडिया got its name भारत from the brave ancient ruler Bharat. India got its name Bharat from brave ancient ruler Bharat. इंडिया को जो भारत नाम है वो एक बहुत प्राचीन जो राजा थे, ब्रेव रूलर थे भरत, उनके नाम से मिला. ठीक है. 6 पॉइंट ये जाना कि भरत was the brave son of King Dushyant and Shakuntala. भरत कौन थे? किंग दुष्यंत और शकुंतला के बेटे थे. अच्छा, नेक्स्ट हमने पॉइंट जाना अबाउट नेशनल फ्लैग. नेशनल फ्लैग जो है उसके बारे में हमने जाना कि इट इज सिंबल ऑफ आवर यूनिटी. इट इज symbol of our unity. It has bands of 3 colors. Therefore, it's called tricolor. इसमें 3 कलर की पट्टियां हैं, इसीलिए इसे तिरंगा कहा जाता है या इंग्लिश में ट्राई कलर कहा जाता है. ठीक है. ये हमने इस पैराग्राफ में जाना. और क्या क्या जाना? गो थ्रू दीज. ये पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे ना. India got name Bharat from brave ancient ruler Bharat. Bharat was brave son of King Dushyant and Shakuntala. Then about the national flag, it is symbol of our unity. It has bands of 3 colors, therefore it is called tricolor. Okay. Next. Top band जो है नंबर 9, अपर मोस्ट जो बैंड है इज ऑफ सैफरन कलर. ठीक है. अपर मोस्ट बैंड इज ऑफ सैफरन कलर एंड इट सिंबलाइजेस, इट स्टैंड्स फॉर, आई कैन से इट stands for courage and sacrifice. The uppermost band is of saffron color and it stands for courage and sacrifice. Middle band is of white color. It stands for truth and peace. शांति और सच्चाई का प्रतीक है. It stands for peace and truth. Bottom, the lower band at the bottom is of green color
life and prosperity. Okay, जो अपर मोस्ट बैंड है इट इज ऑफ सैफरन कलर. मैंने आपको एक्सप्लेन किया था सैफरन कलर कैसा होता है. इट इज नॉट ऑरेंज, उसको सैफरन बोलते हैं एंड इट स्टैंड्स फॉर करेज एंड सेक्रीफाइस. जो मिडिल बैंड है, जो बीच की पट्टी है, वो व्हाइट कलर की है एंड इट स्टैंड्स फॉर ट्रूथ एंड पीस. वो सच्चाई और शांति का प्रतीक है. फिर जो बैंड एट द बॉटम, जो सबसे नीचे है, वो ग्रीन कलर का बैंड है एंड इट स्टैंड्स फॉर लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी. वो जीवन और संपन्नता का प्रतीक है. ये हमने फ्लैग के बारे में जाना था. ठीक है. नाउ द चक्र or the wheel is of blue color. It has 24 spokes. उसमें 24 स्पोक्स होते हैं. जो चक्र होता है सेंटर में, उसमें 24 स्पोक्स होते हैं. और आपको मैं बात बताना भूल गई थी कि ये जो चक्र है ये कहाँ से मिला है, ये कहाँ से लिया गया है. अशोक चक्र से. आपने राजा अशोक का नाम सुना होगा, सम्राट अशोक के नाम से फेमस थे सम्राट अशोक. तो उन्होंने उनका जो स्तंभ है, अशोक स्तंभ है, जिसमें कि 4 लायंस हैं, उसमें वो चक्र बना हुआ है. वहां से ये चक्र फ्लैग में लिया गया है. दैट सिंबलाइजेस द व्हील ऑफ टाइम. तो वहां से इस चक्र को लिया गया है, जो ब्लू कलर का चक्र है. अशोका, सम्राट अशोका की स्टोरी आप पढ़िएगा, कुछ स्टोरीज में पढ़िएगा. ही वॉज अ ग्रेट किंग और वो बुद्धिज्म के फॉलोवर थे. और उन्होंने, जब वो किंग थे तो वो बहुत सिंपल लाइफ उन्होंने स्पेंड किया था. और अपने पीपल के लिए, अपने लोगों के लिए उन्होंने बहुत सारे वेलफेयर वर्क किए थे. तो उन्हीं के अशोक स्तंभ से ये चक्र लिया गया है, जो ब्लू कलर का है. ठीक है. तो ये पॉइंट्स हो गए. यू कैन गो थ्रू इट. All these we have discussed in the previous video. I am revising that for you. वो मैंने एक्सप्लेन किया था पैराग्राफ में. आई एम गिविंग यू इन पॉइंट्स. आपको मैं पॉइंट्स में दे रही हूँ कि आपको याद रहेगा. नाउ कमिंग टू द पैराग्राफ दैट आई हैव टू एक्सप्लेन. अब जो मैं पैराग्राफ समझाने वाली हूँ, उसके मैंने डिफिकल्ट वर्ड्स आपको पिछले वीडियो में समझा दिया था. अभी जो इस वीडियो में मैं आपको इस पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन दूंगी. इसके डिफिकल्ट वर्ड्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए, उसका प्रोनाउंसिएशन मैंने आपको बताया था. Every Freemason has a national anthem. Our country has one, two. ये सब मैंने आपको रीडिंग इसका करके बताया था पिछले वीडियो में. आई रेड दिस पैराग्राफ फॉर यू एंड आई हैव गिवन यू द प्रोनाउंसिएशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स. जो इसमें कठिन शब्द हैं उनको मैंने प्रोनाउंस करके बताया था. You can spot it on coins and currency notes, etc. It has 4 lions facing the 4 directions. And the wheel in the center, wheel in the
on the right and a horse on the left. The words Satyamev Jayate are inscribed below. This paragraph I have written in the previous video, and I have started explanation and given you few points. Like every free nation has a national emblem. I've told you what emblem is. Emblem is a badge. जैसे स्कूल का मोनोग्राम होता है, वैसे ही कंट्री का भी एक बैज होता है, एक चिन्ह होता है, एक निशानी होती है, जिसे कि हम एम्बलम बोलते हैं. और ये एम्बलम जो है, हमारे देश का जो एम्बलम है, वो क्या है? 4 लायंस हैं. आप किसी भी करेंसी नोट पर, किसी भी कॉइन पे आप देखोगे ये बना रहता है. 4 लायंस हैं जो कि 4 डायरेक्शन में को फेस करते हैं. हमें पेपर पे वो सिर्फ 3 दिखता है. जो पीछे वाला लायन है वो हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वो बैक टू बैक रहते हैं ना. एक इस तरह को है, फिर एक सामने है, और एक इधर है, और एक पीछे की तरफ है. तो पीछे वाला जो लायन है वो हमें दिखाई नहीं देता है. 4 लायंस आर फेसिंग 4 डायरेक्शंस. वो चारों डायरेक्शन को फेस किए हुए हैं. और ये भी 4 लायंस वाला जो है एम्बलम है, इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अशोक स्तंभ. जो सारनाथ में अशोक स्तंभ है, वहाँ से ये एम्बलम लिया गया है. और आपको जितने भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उन पे ये आपको एम्बलम दिखाई देगा. हर जो सरकारी चीज़ होती है, गवर्नमेंट की जो चीज़ होती है, जो नेशन से रिलेटेड जितनी भी आपको पेपर्स डॉक्यूमेंट्स होंगे, उस पर आपको ये नेशनल एम्बलम मिलेगा. जितने भी नोट्स हैं, जितने भी कॉइन्स हैं, उन पे आपको ये डेफिनेटली बना हुआ दिखेगा. आप कोई भी नोट लेंगे, आपको ये चीज़ दिखेगी. ये जो नेशनल एम्बलम है, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो नीचे चक्र बना हुआ होगा. जो नीचे वो जो चक्र हम फ्लैग में देखते हैं, सेम वो चक्र नीचे बना हुआ है, जिसमें कि 24 स्पोक्स हैं. इस चक्र के राइट साइड पर, राइट साइड पर एक बुल बना हुआ है. एक सांड जैसा उसको बोलते हैं, एक बुल बना हुआ है. और लेफ्ट साइड पे जब आप देखेंगे तो एक हॉर्स बना हुआ है. जो चक्र है, पहले तो 4 लायंस है, उसके नीचे चक्र है. चक्र के राइट हैंड साइड पे बुल है, और लेफ्ट हैंड साइड पर एक हॉर्स बना हुआ है. देन यू विल फाइंड लिखा हुआ. इंस्क्राइब्ड का क्या मतलब होता है? कभी कभी क्या होता है, इंस्क्राइब का मतलब लिखना नहीं होता है. लकड़ी पर या किसी पत्थर पर कट करके वर्ड्स को लिखना. इंस्क्राइब मतलब खोद खोद के, जिसको कहते हैं ना, कट कर करके, लकड़ी को कट के, स्टोन को कट के, मिट्टी को कट कर करके जो वर्ड्स लिखे जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इंस्क्राइब. मेटल को भी इंस्क्राइब किया जाता है. मेटल के ऊपर खुदाई कर करके जो लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड इंस्क्राइब. हमने देखा होगा जनरली ना, जो लोग घर बनाते हैं तो घर के आगे जो एक बोर्ड जैसा बनाते हैं, सीता भवन, सीताराम भवन, जो ओनर का नाम होता है उसके नाम पे ना भवन, तो वो इंस्क्राइब्ड किया होता है, उसको खोद खोद के लिखा रहता है. दैट इज कॉल्ड इंस्क्राइब्ड. पत्थर, मेटल, लकड़ी, किसी पर भी कट करके लिखे हुए वर्ड्स, दे आर कॉल्ड इंस्क्रिप्शन. तो जो आप जब ये 4 लाइन्स वाले एम्बलम आप देखेंगे, ये जो एम्बलम जिसकी बात हो रही है, जो 4 लाइन्स हैं, उसके नीचे व्हील है. व्हील के राइट हैंड साइड में बुल है, लेफ्ट हैंड साइड में हॉर्स है, और उसी के ठीक नीचे लिखा हुआ है इंस्क्राइब करके लिखा हुआ है. इंस्क्राइब्ड है, वो खुद खुद के लिखा हुआ है. जब आप सारनाथ में जाएंगे तो वहाँ के म्यूजियम में ये दिखेगा.
अभी तो वो टूट गया है ना, तो क्योंकि बहुत पुराना है। सम्राट अशोक आज के राजा तो है नहीं, कई सौ साल पहले वो थे, तो वो पत्थर का बना हुआ था, तो वो टूट चुका है। वो जो पिलर है वो टूट गया है, तो उस पिलर को बहुत जेंटली उसको उठाकर उसको अच्छे से, ताकि उसको बचाया जा सके, क्योंकि ये हमारा एक हिस्टोरिकल इसको कहते हैं ना चीज़ है, तो इसको म्यूजियम में रखा गया है एंड इट इज़ वेल प्रोटेक्टेड ओवर देयर। तो आप देखोगे ना, जब आप म्यूजियम में जाओगे तो देखोगे वो लायन ना जगह जगह से थोड़ा सा टूट गया है, उसका जो मुंह का हिस्सा है वो टूट गया है। जो 4 लायंस है, किसी किसी का तो पैर थोड़ा सा वहाँ से चिप्ड ऑफ हो गया है, कोई कोई लायन का जो है जो मेन वाला हिस्सा है वो थोड़ा चिप्ड ऑफ हो गया है। बट क्योंकि इतनी पुरानी चीज़ है तो अब इसको बहुत संभाल के रखा गया है। तो आप देखोगे वहाँ नीचे इंस्क्राइब्ड है सत्यमेव जयते ना, सत्यमेव जयते, ये ना उपनिषद से लिया गया है। अब उपनिषद क्या होते हैं, ये भी एक तरह के सीक्रेट होली बुक्स हैं, जैसे गीता, बाइबल, महाभारत, रामायण, ये सब है ना। तो ये इसको ऐसे प्रॉपर होली बुक नहीं कहेंगे, बट इट्स अ बुक ऑफ नॉलेज, इसको ज्ञान की बुक बोलेंगे। तो उपनिषद है एक, उसमें से ये लाइन ली गई है। वहाँ पे एक श्लोक है, उस कोई पर्टिकुलर उपनिषद है, उसमें एक श्लोक है, उस श्लोक में से ये वर्ड लिया गया है सत्यमेव जयते, एंड इट इज वेरी डीप मीनिंग। इसका मतलब होता है ट्रुथ ऑलवेज विन्स, ट्रुथ ऑलवेज ट्रायम्फ्स, मतलब सच हमेशा जीतता है, सच की हमेशा जीत होती है। सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य ही जीतेगा, ऐसा माना जाता है। सच को कोई हरा नहीं सकता, सत्यमेव जयते। तो ये उसमें इंस्क्राइब्ड है, हमारे एम्बलम में भी ये लिखा रहता है सत्यमेव जयते। अगर आप कोई नोट उठा के देखेंगे तो करेंसी नोट, उसके नीचे लिखा होगा सत्यमेव जयते, ऐसे 4 लायन बना होगा और उसके नीचे लिखा होगा सत्यमेव जयते। Got it? तो अब इसको थोड़ा मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ, बता देती हूँ। एवरी फ्री नेशन, जैसा मैंने आपको बताया था, फ्री नेशन क्या होता है, द नेशन विच इज इंडिपेंडेंट, जो किसी दूसरे कंट्री के रूल में नहीं है, विच इज नॉट अंडर रूल ऑफ एनी अदर कंट्री। जैसे पहले हमारा कंट्री फ्री नेशन नहीं था, ब्रिटिश के रूल में था, इट वॉज अंडर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब लेकिन इंडिपेंडेंट है। तो फ्री नेशन, हर फ्री नेशन का अपना एम्बलम होता है। एवरी फ्री नेशन हैज अ नेशनल एम्बलम, सारे फ्री नेशन का अपना एक नेशनल एम्बलम होता है। आवर कंट्री हैज वन, तो हमारे देश का भी है। 2 का मतलब होता है भी, हमारे देश का भी है। यू कैन स्पॉट इट ऑन कॉइन्स एंड करेंसी नोट। स्पॉट इट मतलब आप देख सकते हैं, अगर आप चाहें देखना तो यू कैन स्पॉट इट, यू कैन सी इट ऑन कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स। आज ही देख लीजिए। इट हैज 4 लायंस फेसिंग द 4 डायरेक्शंस। इस एम्बलम में 4 लायंस हैं जो 4 डायरेक्शंस की तरफ उनका फेस है। दैट आई एक्सप्लेन टू यू। एंड the wheel in the center has a bull on the right, और जो सेंटर में जो wheel है उसके राइट में बुल है, and a horse on the left, और उसके लेफ्ट में हॉर्स है। The word सत्यमेव जयते are inscribed below, और नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। Got it? चलिए अब इसको देख लेते हैं। नेशन, नेशन क्या है? नाउन है। नेशन किसी जगह को कहते हैं, कंट्री के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ना नेशन, सो इट्स अ नेम। नेशन इज अ नाउन। नेशन कैसा है? फ्री, फ्री नेशन। सो फ्री इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, फ्री इज हियर अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, फ्री नेशन। हाउ इज द नेशन? फ्री। नेशनल एम्बलम इज अ नाउन, कंट्री इज अ नाउन, देन spotted, spotted is a verb, देख सकना, यू कैन फाइंड इट, यू कैन स्पॉट इट। तो स्पॉटेड इज अ वर्ब। कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स आर नाउन। कॉइन्स मैंने आपको बताया था। करेंसी नोट कहते हैं कि जो रुपीस होते हैं, जो नोट होते हैं, उनको करेंसी नोट कहा जाता है। मनी को करेंसी कहा जाता है। किसी हर देश की अपनी करेंसी होती है, अपनी मनी होती है, जिसको कि उस कंट्री की तरफ से नाम दिया जाता है। जैसे हमारे देश की करेंसी को रुपीस बोलते हैं, पर ऐसा नहीं कि सारी दुनिया के लोग अपने मनी को रुपी ही बोलेंगे। हर कंट्री ने अपनी करेंसी को कुछ, अपनी मनी को नाम दिया हुआ है।
तो करेंसी नोट हो गया। फिर 4 लाइन्स, लाइन्स कितने हैं? 4 हैं। तो हियर 4 इज नॉट नंबर, 4 इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, इट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। तो लाइन कितने हैं? 4 है। तो यहाँ पर 4 क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया है, क्योंकि ये बता रहा है कि कितने लायंस हैं। लायंस कितने हैं? 4 है। सो हियर 4 इज डिस्क्राइबिंग वर्ड। फेस करना, देखना, दिस इज वर्ब। 4 डायरेक्शंस, डायरेक्शंस इज अगेन नाउ डायरेक्शंस कितने हैं? 4 है। Again here also 4 is a describing word because it is telling us how many directions are there. Directions कितने हैं? 4. So 4 is again describing word. Wheel noun हो गया, bull noun हो गया, horse noun हो गया। So inscribe करना is a verb. Inscribed is verb, action है, कुछ खोद कर लिखना। सो दिस पैराग्राफ इज, आई होप आपको समझ में आ गया है ये पैराग्राफ जो हमारे नेशनल एम्बलम को एक्सप्लेन करता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट सम नेशनल थिंग्स, नेशनल सिंबल्स, नेशनल सॉन्ग्स, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसको मैं अभी यूज कर रही हूँ। लेट्स राइट द फर्स्ट नेक्स्ट पैराग्राफ। अच्छा, मैं पहले इसके बारे में आपसे बात कर लेती हूँ, देन आई विल राइट। लेट्स टॉक अबाउट एन इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज मेंशन्ड इन द चैप्टर, इट इज नेशनल एंथम। अभी आपके स्कूल बंद हैं, आप जो है स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन आप जब स्कूल जाते थे, जब आप असेंबली में रहते थे, जब आप प्रेयर गाते थे, एट द एंड ऑफ द असेंबली, जब आपकी असेंबली फिनिश होती है, आपका सारा प्रेयर हो जाता है, असेंबली की एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, आप सबसे लास्ट में, असेंबली एक्टिविटी की सबसे लास्ट में आप क्या करते थे? नेशनल एंथम गाते थे, इजंट इट? एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन नेशनल एंथम। हर देश का अपना एक नेशनल एंथम है, और ये जो नेशनल एंथम होता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है उस कंट्री के लिए। ये भी एक प्राउड फील होने वाली चीज़ होती है। जब भी आप अपने कंट्री को कहीं रिप्रेजेंट करते हैं तो आप उसके साथ अपना नेशनल एंथम भी रिप्रेजेंट करते हैं। आपने कभी देखा होगा कोई गेम्स में, अगर जब इंटरनेशनल कोई गेम होता है और उसमें जो कंट्री टॉप पे होती है उसका नेशनल एंथम बजाया जाता है, उस कंट्री का नेशनल एंथम बजाया जाता है, तो कितना प्राउड फील आता होगा, है ना। और नेशनल एंथम जो है ये इसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जब भी नेशनल एंथम कहीं भी प्ले हो रहा हो, वी शुड लीव ऑल आवर वर्क एंड वी शुड स्टैंड इन रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल एंथम। नेशनल एंथम के रिस्पेक्ट में, इन द ऑनर ऑफ नेशनल एंथम वी शुड स्टैंड। ऐसा नहीं कि अरे बज रहा है तो चलो बैठे, कौन सा हमारे सामने बज रहा है, नहीं। अगर आप कहीं भी नेशनल एंथम अगर आपको सुनाई दे रहा है, आपके कान में आ रहा है, तो यू शुड स्टैंड इन द ऑनर ऑफ नेशनल एंथम। रिस्पेक्टिंग नेशनल एंथम इज रिस्पेक्टिंग योर कंट्री। अपने देश की इज्जत करना के बराबर है नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना। और नेशनल एंथम जो हमारे देश का जो नेशनल एंथम है वो कौन सा है? जन गण मन अधिनायक जय है ना। ये किसने लिखा है? इट इज कंपोज्ड बाय गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर। ऐसे उनको रविंद्रनाथ टैगोर बोला जाता है, TAGORE, बट जनरली क्योंकि ब्रिटिश लोग ना ठाकुर नहीं बोलते थे तो वो ठाकुर करते करते टागोर हो गया। वो असली में उनका नाम है गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, ठीक है, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर। बस टैगोर भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब आप हर जगह आप देखोगे इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, तो टैगोर भी चलेगा, बट एक्चुअली में ठाकुर है, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर। तो उन्होंने हमारा नेशनल एंथम जो है वो कंपोज किया था। तो आई होप कि आप सबको याद है नेशनल एंथम, याद होना भी चाहिए। आप जो इतने दिन आप लोग का जो गैप हो गया है, स्कूल नहीं आए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नेशनल एंथम भूल जाना है। आप सबको नेशनल एंथम याद रखना है, और कभी भी नेशनल एंथम सुनेंगे तो उसके ऑनर में खड़े ज़रूर होंगे, ठीक है।
stand erect in the honor of national anthem. तो इसके बारे में हमने जाना. I will explain you. Then we will talk about national song. We will talk about other national symbols. That we will do in the next video. अपने अगले वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे. और आज के लिए इतना ही. जितना भी आज एक्सप्लेन किया है, प्लीज रीड द पैराग्राफ, go through the difficult words, find out its meaning. Okay, and we'll meet in the next video. Thank you.